वीडियो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इकोनॉमिक्स का वीडियो है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंट्रोडक्शन। The chapters offer some basic information to the student about the state of the Indian economy on the eve of independence. It describes the Indian economy as we inherited from the British in 1947. मतलब कि ये 1947 का कहानी है. It focuses on two basic questions. Was it a stagnant or vibrant economy? मतलब 1947 में इंडिया स्टैगनेंट और वाइब्रेंट इकोनॉमी था. वॉज इट इज़ अ बैकग्राउंड और डेवलपिंग इकोनॉमी? क्या इंडिया बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी था? These questions are addressed basically through a preliminary investigation. Preliminary का मतलब होता है प्रारंभिक. Investigation related to the performance of different sectors of the Indian economy, including कौन कौन सा सेक्टर था इंडियन इकोनॉमी? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर. We also attempt a brief description of certain critical indicators of change, including demographic profile of the country, occupational structure कैसा था, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. हम लोग ये सब देखेंगे. मतलब कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था कंट्री का, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैसा था. The following flow chart presents the PowerPoints of our discussion on the basis of which we shall conclude whether the Indian economy as we inherited from the British. क्या हम लोग का इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड था फ्रॉम ब्रिटिश? क्या हम लोग का इंडिया बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी था? एंड वेदर इट वाज स्टैग्नेंट और वाइब्रेंट इकोनॉमी. अब हम लोग देखते हैं ये फ्लो चार्ट का मदद से. चलिए स्टार्ट करते हैं. पावर पॉइंट्स इंडिकेटिंग status of the state of the Indian economy on the eve of independence. State of agricultural sector, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेट कैसा था उस टाइम. डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था कंट्री का, जनसंघ का. स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, ऑक्यूपेशनल सेक्टर कैसा था, धंधा रोजगार पेशा. स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैसा था उस टाइम, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम. तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आर बैकवर्ड इकोनॉमी. A backward economy is characterized by the predominance of farming as a source of subsistence. पहले बैकवर्ड इकोनॉमी था, सभी लोग फार्मिंग करते थे एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस. इट इज ड्राइवन मोर बाय द सब्सिस्टेंस मोटिव, और उनका मोटिव था सब्सिस्टेंस का, रेदर देन द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मेन मोटिव नहीं था, उनका मोटिव था सब्सिस्टेंस का. ठीक है. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एक्सट्रीमली लो एंड एब्सोल्युटली पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड. मतलब कि उनका लाइफ का क्वालिटी एकदम खराब था. एक्सट्रीमली लो एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, गरीबी इज वाइड स्प्रेड. Developing in economy, it is more like a backward economy. मतलब कि ये पूरा, मतलब कि इंडिया जो था वो पूरा बैकवर्ड इकोनॉमी के जैसा था.
in terms of the quality of life and predominance of absolute poverty. But at the same time, it is on economy where change is evident in terms of the rising levels of per capita income. पर कैपिटा इनकम सभी लोगों का राइज कर रहा था, एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के सभी लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपनाने लगे एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा नहीं आ रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर अपनाने लगे. ठीक है. उसके बाद थर्ड नंबर स्टैग्नेंट इकोनॉमी. इंडिया कैसा था? स्टैग्नेंट इकोनॉमी था. A stagnant economy is an economy which is characterized by the prolonged period of slow economic growth. स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब कि ऐसा इकोनॉमी जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रहा था, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. ठीक है. नंबर 4, वाइब्रेंट इकोनॉमी. A vibrant economy is characterized by dynamic changes in terms of the emerging role of technology in the process of production. Also, production is more market oriented, और उस टाइम प्रोडक्शन कैसा था? प्रोडक्शन मार्केट ओरिएंटेड था, एंड प्रॉफिट मोटिव बिकम्स ऑन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कुछ इस प्रकार था. अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोज. नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. कौन कौन थे इकोनॉमिस्ट? सच एज दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्वे, फिंडले सिरास, VKRV राव. इनका नाम, ये सब का नाम एग्ज़ाम में आता है. दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्वे, फिंडले सिरास, VKRV राव and RC Desai. Most of them find that during the first half of the 20th century, growth rate of national income and per capita income were less than 2% and 0.5% respectively. मतलब कि यही इन सभी में से किसी किसी को लगा कि इंडिया 20th सेंचुरी में ग्रोथ रेट इंडिया का और नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम ये सब लेस हो जाएगा देन 2% एंड 0.5% रेस्पेक्टिवली. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स रेज्ड are intended to provide for the basic needs of the family. मतलब कि वो बेसिक नीड्स के लिए होता है of the family with little surplus for marketing. एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था on the time of independence? तो एग्रीकल्चर सेक्टर, India's agriculture sector exhibited 4 principal characteristics. नंबर 1, प्रोडक्टिविटी बहुत कम था. एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम था. प्रोडक्टिविटी का मतलब आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो बहुत कम था, लो था. लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज एक्सट्रीमली लो, so low that agriculture could easily be characterized as backward. मतलब कि इतना लो था कि एग्रीकल्चर को ईजिली देख के ही कैरेक्टराइज कर सकते हैं एज बैकवर्ड. लो प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइड लो लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब कि लो प्रोडक्टिविटी रहेगा तो लो लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा डिस्पाइट लार्ज एरिया अंडर कल्टिवेशन. Table 1 shows production and productivity levels in 1947 for wheat and rice. Wheat and rice and compared with their levels in 2011 and 12. The production and productivity of wheat and rice. Wheat
प्रोडक्टिविटी केजी पर हेक्टेयर 660 और 3144। राइस का 665, 3275। 1947, 2011 और 12, 64, 939, 220, 1043। सोर्स क्या है? डी भट्टाचार्य, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे। The table shows that productivity of wheat are nearly 4.8 times lower in 1947। मतलब कि ये टेबल शो कर रहा है कि वीट का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू राइस। Likewise, level of output of wheat was nearly 14 times lower. High degree of vulnerability liable to injury. Agriculture showed a high degree of vulnerability। मतलब कि एग्रीकल्चर vulnerable था because it was excessively dependent upon rainfall। मतलब कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था रेनफॉल में। अगर अच्छा रेनफॉल होगा तो अच्छा आउटपुट मिलेगा और ख़राब रेनफॉल होगा तो ख़राब आउटपुट मिलेगा। Well, poor rainfall, हाँ वही। No effort was even made under the British rule to develop permanent means of irrigation, including wells and canals। मतलब कोई भी एफर्ट नहीं लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस सब को ठीक करने के लिए। A ways between owners of the soil and tillers of the soil। Gulf between owners of the soil and tillers of the soil। ठीक है। Agriculture during the British Raj was characterized by ways between owners of the soil on one hand and tillers of the soil on the other। The owners were seldom the actual tillers of the soil, while the owners share the output, they seldom share the cost of output। Owners as crop shares and not the cost shares were never committed to prosperity of agriculture। They were interested in maximizing their rental income। मतलब कि वो लोग इंटरेस्टेड थे in maximizing the rental income in terms of share of output। The tillers of the soil were given barely enough for subsistence। Uneconomic and fragmented land holdings। fragmented था और uneconomic था। On the eve of independence, India farmlands were fragmented and scattered in pieces। इंडिया का जो फार्मलैंड था वो फ्रैगमेंटेड हो गया था और स्कैटर्ड इन पीसेस हो गया था। मतलब उसको काट दिया था पीसेस। Accordingly, most land holdings were uneconomic, adding low surplus। और ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स अनइकोनॉमिक था जिससे लो सरप्लस मिल रहा।